स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको बोला था कि एक अच्छा बुक मुझे मिला है और उसी बुक से हम करेंगे प्रैक्टिस नीट के लिए, फॉरकमिंग नीट एग्जाम के लिए। और वो जो बुक मिला मेरे को स्टूडेंट्स, आप लोग ये देखिए, ये बुक का नाम क्या है? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस MGIMS वर्धा है स्टूडेंट। इसमें जो 2003 से लेके 2013 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो मैंने कलेक्शन कर लिया यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर से। इससे पहले हम नीट के जितने सारे क्वेश्चंस हमने हल कर दिया है, IIT का कर दिया है, एम्स का कर दिया है, VMCC का कर दिया है, आपका हॉलिडे रेसनिक बुक का किया है, और डॉक्टर SC वर्मा जो गुरुजी है मेरे, कोटि कोटि नमन है उनका श्री चरणों में, उनका भी कर दिया है। और अभी हम करने जा रहे हैं MGIMS वर्धा का। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करें। 2013 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो क्या है? द यूनिट ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को हम वैक्यूम भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होता है उसको एप्सिलॉन 0 बोल के डिनोट किया जाता है। अगर कोई मीडियम में उसको कंसिडर किया जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो हम एप्सिलॉन लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसके बारे में हमको कहां से पता चला? When this term electrical permittivity was introduced to us students, do you remember? Yes, you remember, because you are going to appear in NEET. You are very smart people. Students, we learned about the electrical permittivity from Coulomb's law. Coulomb's law in electrostatics. Electrostatics. चार्ल्स अगस्तिन डी कूलम नाम के एक फिजिसिस्ट फ्रांस का, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये लॉ को बनाया था एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। उन्होंने क्या देखा स्टूडेंट्स कि अगर हम वैक्यूम में दो चार्ज रखते हैं Q1 और Q2 r दूरी पे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस होता है। चार्ज का क्वांटिटी बढ़ने से वो बढ़ जाता है, और ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। ठीक है, और इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर इक्वालिटी में उन्होंने बनाया कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है Q1 Q2 by r स्क्वायर, और ये जो कांस्टेंट है स्टूडेंट, ये हमको दिया गया, कूलम्ब सर ने दिया हमको 1/4 pi epsilon 0, where epsilon 0 is the electrical permittivity of the medium। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका यहां से हमको epsilon 0 का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल सकता है। वो क्या रहेगा? epsilon 0 will be equal to, ये ऊपर चला जाएगा, f नीचे आ जाएगा, this will be Q1 Q2 by f r स्क्वायर। ठीक है, तो Q मतलब चार्ज है स्टूडेंट, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? वो कूलम होता है। कूलम साहब के नाम से ही चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, और जो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। सो इसको हम एप्सिलॉन 0 का यूनिट क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर, नीचे है न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहां पर है? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 4 में हमको दिख रहा है। तो ये ऑप्शन 4 सही रहेगा स्टूडेंट। ये क्वेश्चन के लिए आप देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ 2 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको क्लियर करता हूँ सो दैट हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 2003 में स्टूडेंट्स और एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी चैप्टर से, यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर से। वो क्या था? चलिए उसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, 1 न्यूटन
1 न्यूटन अपन कूलम इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। ये जो है स्टूडेंट 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 कूलम बाय वोल्ट, सेकेंड है 1 जूल, थर्ड है 1 वोल्ट बाय मीटर, फोर्थ है 1 जूल बाय कूलम, ठीक है। आप थोड़ा पॉज करिए वीडियो को और आप खुद करने की कोशिश करिए, बताइए, आप कर दीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां ऐसे लिख लेते हैं 1 न्यूटन अपन 1 कूलम, ठीक है, यही तो है 1 न्यूटन बाय कूलम। तो न्यूटन जो है स्टूडेंट वो क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है। तो क्या करते हैं हम यहाँ ऊपर 1 न्यूटन के साथ 1 मीटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 1 कूलम के साथ 1 मीटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर नीचे दोनों जगह अगर हम 1 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम रहेगा रिजल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने क्यों किया ये आपको आगे पता चल जाएगा। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 जूल होता है, जो कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क होता है, ठीक है। अगर 1 न्यूटन का फोर्स एक बॉडी को 1 मीटर एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करे तो बोला जाता है कि जूल का काम हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका ये नीचे रहेगा 1 कूलम इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक बात पूछता हूं, यहाँ पे स्टूडेंट है हमारे पास सपोज यहाँ ये पॉइंट ए है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये पॉइंट बी है। जो पॉइंट बी है वो पॉइंट ए से भी पोटेंशियल हायर है, मतलब ये अगर 2 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट का इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मैं बोलता हूं कि भी, सिंपली भी लिखता हूं। तो एक चार्ज है स्टूडेंट, यहाँ पे एक चार्ज है, कितना चार्ज, क्यू क्वांटिटी का चार्ज है, और इसको ए से बी तक जाना है, अगेंस्ट द पोटेंशियल जाना पड़ेगा, क्योंकि बी में हायर पोटेंशियल है, ए में लोअर पोटेंशियल है। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये चार्ज को कुछ काम करना पड़ेगा, तो उसको जो हम बोलेंगे वर्क डन, ठीक है। और ये वर्क डन कितना रहेगा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ लिया इसके बारे में, ये रहेगा Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। तो ये होता है, इसका मतलब जो 1 जूल होता है, अगर 1 कूलम का चार्ज 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस करके गया तो हम क्या बोलेंगे, 1 जूल का काम उसने किया। तो 1 जूल जो होता है स्टूडेंट 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट ही होता है। तो इस 1 जूल के जगह में पे हम लिख सकते हैं 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट, ठीक है। और ये जो 1 कूलम नीचे है और 1 कूलम ऊपर है, मैंने क्यों ये किया आपको पता चल गया अभी, इसको कैंसिल कराने के लिए और रिजल्ट निकालने के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया, ऊपर है 1 वोल्ट, नीचे है 1 मीटर। तो देखो हमको मिल गया ऑप्शन 3 में है स्टूडेंट्स ये 1 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये सही रहेगा क्वेश्चन के लिए। आप थोड़ा देख लीजिए, मैं 1 सेकेंड का पॉज ले लेता हूं, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 में जाऊंगा। आपने कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको क्लियर करता हूं। हम फिर जाएंगे 2004 में, और एक एक साल आगे बढ़ के 2013 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं MGIMS वर्धा के एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट, वो सब हल करेंगे फॉरकमिंग नीट के लिए। फिर 2004 में आया स्टूडेंट क्वेश्चन डायमेंशनल फार्मूला, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। डायमेंशनल फार्मूला हम जितने सारे भी मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज है, थर्मोडायनामिक्स के है, इलेक्ट्रिसिटी से है, मैग्नेटिज्म से है, ऑप्टिक्स से है,
जब हम नीट में जाते हैं तो हर फिजिकल क्वांटिटी को डेफिनेटली हम उसका यूनिट्स और डायमेंशंस पढ़ के जाते हैं स्टूडेंट्स, किसी को भी नहीं छोड़ते और बहुत सारे क्वेश्चन करके जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन आया है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस इज। स्टूडेंट, यंग्स मॉडुलस क्या है, कहां पढ़ा हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा था। ठीक है, यंग्स मॉडुलस जो होता है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, आपका देखिए अगर यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे लगा है, ठीक है, एक वायर, यहाँ पे मैं एक हेवी वेट लगा दूं इस वायर में, तो क्या होता है, उसका थोड़ा लेंथ बढ़ सकता है। इसका अगर लेंथ L था तो इसके बाद ये वेट लगने के बाद क्या होगा, ये आपका L प्लस डेल्टा L हो सकता है। ठीक है, अगर एक बैलून है मेरे पास, ये इतना सा था बैलून और मैंने उसको फूंका तो ये इतना बड़ा हो सकता है। अगर इसका आपका सपोज आपका क्या वॉल्यूम भी था तो ये V प्लस डेल्टा भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको सपोज ये एक टायर था, ठीक है, ट्यूब था जो साइकिल में लगता है, ये सिकुड़ गया है, ये इसके हवा चला गया है, निकल गया है, तो मैं इसमें थोड़ा एक पंप से क्या करूंगा, हवा डालूंगा, तो क्या होगा स्टूडेंट, इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका पहला सरफेस एरिया A था, उसके बाद वो बढ़ के क्या हो गया, A प्लस डेल्टा A हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसा भी हो सकता है, ये जो लेंथ के बारे में मैं बोला, यहाँ मैंने वेट लगा दिया तो वो इलंगेट हो गया। ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट, सपोज एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, और मैं क्या किया, मैंने इसको दोनों तरफ से ऐसे पुश किया, फोर्स अप्लाई किया उसके ऊपर, तो उसका लेंथ छोटा भी हो सकता है, इंक्रीज करेगा, ये नहीं है डिक्रीज भी कर सकता है। तो ओरिजिनल लेंथ अगर L है और जो चेंज इन लेंथ होता है उसको हम डेल्टा L बोलते हैं, चेंज इन एरिया को डेल्टा A बोलते हैं, चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा V बोलते हैं, ये हो सकता है। और जो चेंज इन डायमेंशन होता है स्टूडेंट, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन, तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फिजिक्स में हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसके लिए एक स्पेशल नेम है, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। और ये क्योंकि क्या होता है, ये डेल्टा L बाय L होता है वन डायमेंशन में, और डेल्टा A बाय A होता है टू डायमेंशंस में, डेल्टा V बाय डेल्टा V अपन V होता है आपका थ्री डायमेंशंस में। मतलब चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन एरिया अपन ओरिजिनल एरिया, या चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो इसका डायमेंशन कितना होगा स्टूडेंट, ये ऑब्वियसली एक रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटीज है, इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो M0 L0 T0 हो जाएगा, मतलब इसके कोई डायमेंशंस नहीं होंगे। ठीक है, और जो यंग्स मॉडुलस है स्टूडेंट, वो क्या है, जब हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं ये स्ट्रेन पैदा होता है ना, ठीक है, तो वो जो फोर्स अप्लाइड होता है, वो जो पर यूनिट एरिया जितना फोर्स अप्लाई होता है स्टूडेंट, उसको हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमने पढ़ा उसके बारे में, उसको स्ट्रेस बोलते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर है नीट स्टूडेंट्स के लिए। नीट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्ट्रेस हम कैसे कम करें, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा कर करें, और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कब बढ़ेगा, जितना सारा क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा और जरूर हम नीट क्वालिफाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, फोर्स पर जो फोर्स स्ट्रेन पैदा करता है उसी फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं स्ट्रेस। और यंग्स मॉडुलस क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स,
चलो देखते हैं, व्हाइट बोर्ड को साफ करके हम देखते हैं। तो ये होता है आपका स्ट्रेस होता है F बाय A, और स्ट्रेन होता है, क्या होता है, L बाय डेल्टा L होता है। ठीक है, सॉरी डेल्टा L बाय L होता है, आई एम सॉरी, डेल्टा L बाय L होता है। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, या चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ हम वन डायमेंशन में इसको पढ़ते हैं। चलो तो स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो ऊपर लिखेंगे F बाय A और नीचे लिखेंगे डेल्टा L बाय L। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, MLT माइनस 2, और एरिया का कितना होता है स्टूडेंट, अपॉन L2। ठीक है, एरिया का लेंथ इनटू लेंथ, और नीचे क्या है आपका स्ट्रेन का हमने कर दिया। इसका डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका डायमेंशंस होते हैं M0, L0, T0। ये क्योंकि एक रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज है, इसलिए इसका जो डायमेंशंस है वो कुछ नहीं है, डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशनलेस होता है। तो इसको M0, L0, T0 हम लिख लेते हैं। तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यंग्स मॉड्यूलस वही सेम स्ट्रेस रहेगा, जो कि रहेगा ML टू द पावर माइनस 1, L बाय L2 का L टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, T टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो कि प्रेशर का भी सेम यही डायमेंशंस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया हल 2004 का क्वेश्चन का जो आया था MGIS वर्धा में। मैं 1 मिनट का, 1 मिनट नहीं 5 सेकंड्स का ब्रेक लेता हूं, आप थोड़ा देख लीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आगे आपको 2005 में लेने के लिए मैं इसको साफ कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड को साफ करके हम आगे चलेंगे। 2004 हमने कंप्लीट कर दिया, 2003 कंप्लीट कर दिया, अभी चलेंगे 2005 में। ठीक है, चलो पढ़ते हैं 2005 का क्वेश्चन। वो क्या होता है, ये क्वेश्चन आया स्टूडेंट, द डायमेंशंस ऑफ CRR। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो CR है ये क्या है, बोलिए आप, C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है, और R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमको पता है C का मतलब है कैपेसिटेंस, R का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, डायमेंशंस क्या होंगे, तो CR का जो डायमेंशंस होंगे वो C का डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय R का डायमेंशंस होंगे। तो C का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, ये है Q बाय V। ठीक है, और R का कितना है, ओम्स लॉ से हमको पता है V बाय I। कैपेसिटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटर बाय 1 वोल्ट। ठीक है, तो आपका ये Q बाय V होता है। तो ये होता है रेजिस्टेंस जो होता है वो मैथमेटिकली V बाय फिजिकली जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उनका जो उनको जो रोकते हैं या बाधा डालते हैं उनका जो पाथ में, उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैथमेटिकली उसका एक्सप्रेशन आपका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर होता है। ये ओम्स लॉ से आया है। तो ये भी कैंसिल हो गया और Q बाय I रह गया। Q बाय I, Q क्या है स्टूडेंट, चार्ज है, और I क्या है, I करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो dQ बाय dt है या Q बाय T है। तो ये हो गया Q और ये हो गया Q बाय T। तो ये पलट जाएगा स्टूडेंट और ये बन जाएगा Q इंटू T बाय Q हो जाएगा। ठीक है, तो ये Q कैंसिल होके बच गया हमारा T, सिर्फ टाइम। सो CR का जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, टाइम T होता है। हमने ये भी पढ़ रखा है L बाय R जो होता है वो भी T होता है, जबकि L हमारा होता है इंडक्टेंस। ये आगे हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स
इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और मैं आप एक ले लीजिए, मैं 2 सेकंड देता हूं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम जाएंगे आगे 2006 में। ओके, मैं इसको क्लियर कर देता हूं व्हाइट बोर्ड को। हम चलेंगे 2006 में। ओके, चलिए 2006 में चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ये सपोज ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, बी। और यहाँ पे आप एक इमेजिन करिए एक एरिया, यहाँ पे एक हमने सरफेस ऐसा करके है, एक सरफेस, ठीक है, ऐसा है, ये है। और ये जो उसको उसी से पास करके जा रहे हैं, इस एरिया से पास करके। यहाँ पे अगर हम, ये है आपका बी, यहाँ पे अगर इसी जो सरफेस के ऊपर अगर हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, और ये होता है एंगल इन दोनों के बी, और जो इसको एरिया वेक्टर बोलते हैं, जिसका स्टूडेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जो एरिया का जो जितना होता है आपका निकलता है एरिया, उसी का मैग्नीट्यूड का ये वेक्टर होता है। और डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। तो ये जो ए वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी तो एक वेक्टर है बी, आपको पता है। ये जो फ्लक्स है फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बी। ये डिफाइन है बी डॉट ए बोल के, ठीक है। ये होता है बी डॉट ए। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका ऐसा यूनिट होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? आपका टेस्ला होता है, TESLA, टेस्ला बोल के हम उसको डिनोट करते हैं। और ये 1 टेस्ला जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? 1 वेबर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आप थोड़ा देख लीजिए इसको। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने गलत बोल दिया। आपका मैग्नेटिक, मैंने उल्टा लिख दिया इसको। आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है, सॉरी फ्लक्स का जो होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है वही होता है आपका टेस्ला, ठीक है। 1 टेस्ला मीटर्स जो होता है, 1 टेस्ला मीटर्स जो होता है, उसी को बोला जाता है स्टूडेंट्स वेबर, एक वेबर बोला जाता है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने गलत लिख दिया स्टूडेंट्स, आप करेक्ट कर दिए। 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला पर मीटर्स, लेकिन यही कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यही था क्वेश्चन आपका 2005 में आया था MJMS वर्धा में, आप लिख लीजिए। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आया है 2007 में, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं पहले, व्हाइट बोर्ड को साफ कर देते हैं। 2006 में आया हुआ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। ये क्या बोलता है स्टूडेंट? 2006 का क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट वेट कीजिए। 2006 का ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स था, ठीक है। 2005 का डायमेंशंस ऑफ शेयर था। ये है 2007 में स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन नहीं आया था MJMS का जो एंट्रेंस में यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर से। सो डायरेक्टली हम चलेंगे 2008 में। ये क्वेश्चन आया था द यूनिट ऑफ स्टीफन्स
constant is, the unit of Stephen's constant is first 1 weight, this is watt per meter square per Kelvin, second है watt मीटर और फोर्थ पावर ऑफ केल्विन माइनस में, थर्ड है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर -4, फोर्थ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर है -4। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो स्टीफन्स कांस्टेंट के बारे में हमको कहां से पता चला, हमने कहा पढ़ा? थर्मोडायनेमिक्स में हम जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा था, दो लॉज हमको पढ़ाया गया था। एक है स्टीफन्स लॉ या स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, दूसरा है विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। याद है ना आपको? जरूर याद होगा। ठीक है, तो ये जो स्टीफन्स कांस्टेंट आया है स्टूडेंट्स, स्टीफन्स लॉ से। ठीक है, और स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है स्टूडेंट? ये बोलता है द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन और द एनर्जी द, ऐसा लिखते हैं, द एनर्जी emitted by a black body। ठीक है, the energy emitted by a black body or unit time or unit area is inversely proportional to the fourth power of absolute temperature of ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी का अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम K बोल के डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इसका जो एनर्जी रेडिएटेड पर मिनट पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो हैगा पर यूनिट एरिया बोला गया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/K4 से। और यहाँ आ जाता है आपका इक्वालिटी में जब हम लिखते हैं, ये स्टीफन्स कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम ग्रीक लेटर सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सिग्मा बाय K4 या सिग्मा K टू द पावर -4 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो सिग्मा का यूनिट हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, मैंने गलत लिख लिया। ये आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स स्टूडेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल is directly proportional, not inversely proportional, is directly proportional to the fourth power of absolute temperature of black body। तो ये हो जाता है सिग्मा K4, और सिग्मा का वैल्यू जब आता है तो वो हो जाता है E बाय ये इधर ये टाइम और ये m स्क्वायर और ये हो गया K4। तो एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम को हम वाट में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, और ये तो मीटर स्क्वायर को m टू द पावर -2 होगा, और ये आपका हो जाए K टू द पावर -4। सो ये रहेगा हमारा सही आंसर, वाट पर मीटर स्क्वायर पर फोर्थ पावर ऑफ केल्विन। ठीक है स्टूडेंट, यही था क्वेश्चन 2008 में। आप इसको लिख लीजिए और इसके बाद मैं बोर्ड साफ करूंगा। आगे बढ़ेंगे 2009 और 2010 में स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था यूनिट एंड डायमेंशन स्ट्रक्चर से। सो हम चलेंगे डायरेक्टली 2011 में। 9 और 10 में 2009 2010 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था एमजीएमएस वर्धा की एंट्रेंस एग्जाम में यूनिट्स एंड डायमेंशन स्ट्रक्चर से।
डायरेक्टली हम जाएंगे 2011 में, ठीक है। और 2011 का जो क्वेश्चन है, चलो उसको लिखते हैं। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, ठीक है स्टूडेंट। इंडक्टेंस को हम कैसे करते हैं स्टूडेंट, डिनोट कैसे करते हैं, एल बोल के मैं आगे भी बोला था। और इसका जो आपका ये ऐसा यूनिट है वो क्या है, ये आपका हेनरी होता है। एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, अमेरिकन फिजिसिस्ट थे स्टूडेंट, अमेरिकन फिजिसिस्ट जिनका नाम था जोसेफ हेनरी, ठीक है। जोसेफ हेनरी, उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट, कि अगर ये सपोज आपका ये सोलेनॉइड है, कॉइल है, जिसमें आपका एक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है टाइम के साथ। तो जो फ्लक्चुएटिंग करंट को, फ्लक्चुएशन को हम di/dt बोल के कह सकते हैं। और ये क्या करता है स्टूडेंट, इसी फ्लक्चुएशन करंट की वजह से क्या होता है, इसमें एक ईएमएफ पैदा होता है, एक ईएमएफ, इसको हम ई बोल के लिखते हैं। और ये जो ईएमएफ होता है स्टूडेंट, हेनरी साहब ने बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt होता है, ठीक है। और इसको अगर हम इक्वालिटी साइन देके यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएं तो ये इसको लिखा जाता है E equal to L di/dt, where L is the inductance। ये क्या होता है, आपका इंडक्टेंस होता है। तो इंडक्टेंस क्या है स्टूडेंट, आप देखिए, अगर ये जो di को हम लिखते हैं 1 एम्पियर, टाइम का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट का 1 सेकेंड। अगर जो आपका करंट फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर उसका रेट ऑफ फ्लक्चुएशन 1 एम्पियर पर सेकेंड है, मतलब कितना चेंज आ रहा है एक सेकेंड में, करंट में 1 एम्पियर का चेंज आ रहा है। और अगर वही इस सर्किट में 1 वोल्ट आपका पैदा कर रहा है, 1 वोल्ट ईएमएफ वो क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट, तो उस जो कॉइल का या सोलेनॉइड का जो इंडक्टेंस है उसको क्या बोला जाएगा, आपका 1 हेनरी बोला जाएगा, जो कि इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका 2011 का क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इसके बाद हम चलेंगे 2012 में, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं। ये क्वेश्चन जो अभी मैं लिखूंगा ये बहुत सारे एग्जाम में आया है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, ठीक है। और 2012 में ये आया था आपका MGMS वर्धा में 2012 में, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है स्टूडेंट्स, ये बोलता है which of the following has the same dimensions, which has the same dimensions as that of Planck's constant। प्लांक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशंस होता है, और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशंस इसके साथ समान है प्लांक्स कांस्टेंट के साथ। तो जो प्लांक्स कांस्टेंट होता है स्टूडेंट, इसके बारे में हमने कहा पढ़ा, डुअल नेचर ऑफ मैटर में पढ़ा, ठीक है। जो डुअल नेचर होता है मैटर का, वेव और पार्टिकल का, वहां हमने पढ़ा आइंस्टाइन जो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी में, एक फोटोन जो होता है, जो कि लाइट का पार्टिकल होता है, उसको फोटोन बोलते हैं स्टूडेंट्स। और वो कितना एनर्जी कंटेन करता है, एक फोटोन जो है वो, अगर उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है फोटोन का, तो वो जो
एनर्जी का फॉर्मूला होगा E इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लांक्स कांस्टेंट। यहां से हमको पता चलता है प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यहां से निकाल सकते हैं, H इक्वल टू E बाय न्यू। ठीक है, और H का डायमेंशन कितना होगा, E का डायमेंशन अपन न्यू का डायमेंशन। एनर्जी का कितना है, mL2T-2 है, और जो फ्रीक्वेंसी का है वो T⁻⁻1 है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी जो होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड होता है, जो कि आपका 1 टाइम पीरियड होता है, 1/t। ठीक है, T⁻⁻1 ये ऊपर चला जाएगा तो T⁻+1 हो जाएगा स्टूडेंट, -2 + 1 तो क्या बन जाएगा, T⁻⁻1 बन जाएगा। देखिए आप, और ये यहां से दिख रहा है कुछ आपको, mL2 दिख रहा है। mL2 क्या है स्टूडेंट, किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन mL2 है स्टूडेंट, हमने पढ़ रखा था सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी हमने निकाला था, बहुत सारे प्रॉब्लम भी किया था। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिनोट करते हैं, आई बोल के, और इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, m² होता है। ठीक है, और m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द बॉडी एंड k स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन, जो कि एक लेंथ होता है। सो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशंस वो होते हैं m², और आपका ये बन जाता है mL2⁴ ठीक है, यहाँ mL2 के जगह में हम लिख सकते हैं I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो T इनवर्स के जगह में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था, यही सर्कुलर मोशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ये होता है 2π/T या 2π होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो डायमेंशंस क्या होता है, 2π/T का डायमेंशन मतलब T⁻⁻1, क्योंकि 2π तो एक नंबर है, सो डायमेंशन लेस है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बन जाता है I और ये बन जाता है ओमेगा, और I ओमेगा कितना होता है स्टूडेंट्स, ये किसका है आपका, जैसे ये I सर्कुलर मोशन में किसका रिप्रेजेंटेटिव है, किसका इक्विवेलेंट है, मास का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मास का इक्विवेलेंट है सर्कुलर मोशन में, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड उसको बोला जाता है, वो होता है आपका वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का जो इक्विवेलेंट होता है सर्कुलर मोशन में। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है I ओमेगा, वो लीनियर वेलोसिटी में मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट का होगा इक्विवेलेंट। तो m भी क्या है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड p लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोशन में बोला जाता है लीनियर मोमेंटम, और ये होता है आपका क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी। मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी, और इसको हम p बोल के डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर है, और मास टाइम्स वेलोसिटी होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये I ओमेगा जो है इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, जो कि आपका लीनियर मोमेंटम का वो इक्विवेलेंट है सर्कुलर मोशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया 2012 का क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं 2013 में। ठीक है, हमने 2003 से लेके अभी पहुंच गए 2013 में। चलिए हम आखिरी क्वेश्चन अभी लिखेंगे और उसको हल करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो बुक है आप लोगों ने देखा उसमें 2003 से लेके 2013 तक कलेक्शन है। अगर किसी स्टूडेंट के पास उससे आगे का कोई भी क्वेश्चन है उसका जो पीछे का, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा अपलोड करके या लाइव में आके। ठीक है स्टूडेंट्स, 2013 में पूछा गया था डायमेंशंस
ऑफ एल बाय सी आर सी भी, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ एल बाय आर सी भी। यहाँ पे एल क्या है स्टूडेंट्स, एल है इंडक्टेंस, एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टेंस, ऑल ऑफ अस नो आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस और V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट ये जो L जो लोग पढ़े हैं ठीक से उनको पूरा क्लियरली दिख रहा है, जो L बाय आर सी भी उनको क्लियरली दिखेगा, ये जो दो टर्म L बाय आर और 1 बाय सी भी ये आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। ये बहुत सुंदर जोड़ी है और ये क्या लाते हैं मैं आपको बताता हूं, आप लोग जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है उनको पता है। तो आपका स्टूडेंट जो कैपेसिटेंस का जो होता है डेफिनेशन स्टूडेंट्स, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं बार बार जाके कैमरा को देखना पड़ता है कि सही तो चल रहा है ना, या उसका जो आपका एडजस्टमेंट कहीं धुंधला तो नहीं गए हो गया था। पहले मैं 2 क्वेश्चन किया और देखा जाके स्टूडेंट्स की वो धुंधला हो गया है, तो फिर से मैंने कट किया और फिर से स्टार्ट किया इसको, इसीलिए थोड़ा पज में देख लेता हूँ, आप जब थोड़ा पज लेते हैं तो ये स्टूडेंट जो है आपका कैपेसिटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बोला था, कैपेसिटेंस C जो होता है वो Q बाय V होता है, ठीक है। ये फैराड यूनिट में मापा जाता है, मेजर किया जाता है, और इसको 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट होता है। और आपका जो ये क्या होता है, चार्ज कितना चार्ज चाहिए आपको 1 वोल्ट कैपेसिटर का इंक्रीज करने के लिए पोटेंशियल, ठीक है, या वोल्टेज, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। सो इस फार्मूला से आपको पता चल जा रहा है Q इज इक्वल टू CV या CV इज इक्वल टू Q। यहाँ पे क्या है, CV है, CV का मतलब कुछ दूसरा कुछ नहीं, क्या है, चार्ज ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और L बाय R क्या है स्टूडेंट, चलिए हम देखते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था जो हेनरी साहब के बारे में, जोसेफ हेनरी, अमेरिकन फिजिसिस्ट, जिन्होंने देखा कि क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब एक कॉइल में या सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक करंट, फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक करंट पास करता है स्टूडेंट्स, एक EMF पैदा होता है, और वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका DI बाय DT, द फ्लक्चुएशन ऑफ द करंट होता है। और इसको उन्होंने लिख लिया LDI बाय DT, जो कि L है इंडक्टेंस, जिसका आपका SI यूनिट हेनरी ही रखा गया था जोसेफ हेनरी के सम्मान में, ठीक है। तो ये आपका यहां से हमको मिल जाता है आपका इंडक्टेंस के लिए फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला। तो इंडक्टेंस का जो डायमेंशंस होंगे स्टूडेंट, वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे EMF के डायमेंशंस अपॉन DI बाय DT। और EMF का कितना होता है स्टूडेंट, वोल्टेज का या पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का जो ही होता है वही EMF का होता है। तो इसको हम भी लिख सकते हैं पोटेंशियल का, और ये लिख सकते हैं DI क्या है, करंट है, तो ये A है और ये बाय T है, ठीक है, इसको ऐसा करके लिख देते हैं। और ये जो V है स्टूडेंट, ये V है और ये बाय T पलट जाएगा तो ऊपर T चला जाएगा, नीचे A चला आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर एक Q और नीचे एक Q मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो Q भी है स्टूडेंट वो क्या होता है, आपका वर्क डन होता है, सो वर्क डन इनटू टाइम बाय ये Q जो चार्ज है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, dQ बाय dt, और Q बाय T जो होता है वही करंट होता है, I इज इक्वल टू Q बाय T। सो Q होता है, चार्ज होता है IT, जो कि यहाँ पे हम Q के जगह में IT लिखेंगे या AT लिख सकते हैं,
करंट को हम ए लिख रहे हैं एम्पियर के नाम से, और ये नीचे और एक ए है। तो इसको हम क्या लिखे स्टूडेंट, वर्क का क्या रहता है डायमेंशन, ml/t-2, जो कि एनर्जी के साथ समान है। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का होता है mlt-2 और इसका होता है L। सो ml/t-2 और नीचे है आपका a⁴ और t। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, ये बन गया ml⁴2 और t⁻³ और a⁻²। ये किसका डायमेंशन है, ये हमारा L या इंडक्टेंस का डायमेंशन है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, L के जगह में हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ml⁴2 t⁻³ और a⁻²। ठीक है, ये लिख लेते हैं L⁴2। ओके, उसके बाद हम रेजिस्टेंस का निकालेंगे। देखिए L/R का हम लोग निकाल रहे थे, अब हम रेजिस्टेंस का निकालेंगे डायमेंशंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट्स, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है रेजिस्टेंस का, वो आया है ओम्स लॉ से, और जो कि बोलता है रेजिस्टेंस जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो है। ठीक है, V/I है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, ऊपर Q मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे Q मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Q भी बन जाता है वर्क, और नीचे ये है करंट इंटू टाइम इंटू करंट। सो ये बन जाता है स्टूडेंट आपका ml/t-2 और नीचे है आपका A2 और T। तो ये बन जाता है ml/t⁻³ और a⁻²। ठीक है, ml/t-2 और ये AT और ये ml/t-2। ठीक है, ये बन जाता है t⁻³ और ये, और L का जो है हमने गलती कर दिया कहीं पे, वो देखते हैं L का और एक बार निकालते हैं स्टूडेंट। ठीक है, L जो होता है फॉर्मूला क्या था, L का आपका जो EMF था E, वो था क्या, वो था EMF = L/dI/dt, और यहाँ से L का हमने निकाला था E/dI/dt। ठीक है, और ये जो E है वोल्टेज, EMF, उसको हम वोल्टेज लिखे थे, और ये लिखे थे करंट अपॉन टाइम, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया था V इंटू T। ये T को हम छोड़ दिए, इसीलिए गलत आ रहा है। ठीक है, V/I, और V का कितना है स्टूडेंट, V को हमने लिखा था QV/Q, ये T हम शायद लिखना भूल गए थे, ये A, और ये QV आएगा W का, और यहाँ पे T है, और यहाँ पे ये जो Q का हम इसको AT लिखते हैं और इसको A लिखते हैं। ठीक है, तो ये T कैंसिल हो जाता है, और W जो है ml/t-2, और ये हो जाएगा a⁴2, ऊपर जाने से a⁻²। देखा ना स्टूडेंट, हमने गलती से यहाँ क्या लिख दिया था, -3 लिख दिया था, तो इसको हम -2 करते हैं। ठीक है, तो L/R का जो रहेगा आपका, L/RCV का हम निकाल रहे थे, तो L/RCV का निकालने से पहले हमने 1/CV को अलग करके देखा। ठीक है, और अभी हम लोग L/R का देख रहे हैं। तो L/R का कितना है स्टूडेंट, L/R ये है आपका इंडक्टेंस का, और रेजिस्टेंस का क्या था, ml/t⁻³ और a⁻²⁻2 था रेजिस्टेंस का डायमेंशन। सो ये मास कैंसिल हो गया, L2 कैंसिल हो गया, a⁻², a⁻², ये -2 है, कैंसिल हो गया। t⁻²/t⁻³ जो है स्टूडेंट, ये ऊपर जाएगा, t⁻+3 हो जाएगा, तो ये t हो जाएगा। ये क्या होता है स्टूडेंट, L/R मैंने पहले ही बोला था, ये एक बहुत फेमस थिंग है जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसको टाइम कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट। और जो C भी होता है कैपेसिटेंस का जो
ये मैंने बताया आपको डेफिनेशन में से, सी भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और कुछ नहीं होता है। तो L/R